बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन आज बहुत दुख का दिन है। जब इमरान खान साहब पे गोलियाँ चली उस दिन मैं गया था अस्पताल। वहाँ पे रात गए मुझे आज़म सवाती साहब मिले थे। मैंने आज़म सवाती साहब को देखा और वो एक कोने में खड़े हुए थे खामोशी से, जैसे वो आदमी वहाँ पर है ही नहीं। मुझे उनको देख कर बहुत दुख हुआ। आज़म सवाती साहब वो आदमी है जो बहुत एनर्जेटिक है, हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, हर चीज़ में आगे आगे होते हैं और अपनी एक ओपिनियन रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थे और एक कोने में खड़े थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनको हाथ मिलाया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने उनसे ये कहा कि आज़म सवाती साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सके, हम अपने अपर हाउस के बंदे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके इस मुल्क में, और जो तज़लील आपकी हुई है, मैं इस कौम की तरफ से और नौजवानों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इतना ही कर सकता हूँ मैं। जब रियासती कपड़े उतारने पर उतर आई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और वो आदमी, उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मुझे याद है उन्होंने मुझे गले लगा लिया। हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं वो, उनकी सेहत लगातार गिरती चली जा रही है। वो उस तरह बोलते नहीं हैं जैसे वो पहले बोलते थे, वो उस तरह चलते नहीं हैं जैसे वो पहले चलते थे। एग्जैक्टली आज़म सवाती को एक जिंदा लाश में कन्वर्ट कर दिया उन जालिमों ने, जिन्होंने उनके कपड़े उतारे, उनकी वीडियो बनाई, उनके ठट्ठे उड़ाए, उनका मजाक उड़ाया। कैसे जालिम लोग हैं। क्या किसी को अपना बाप याद आया? क्या किसी को उसके अंदर अपना दादा नजर आया? कोई इंसान नहीं है आप, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। ये कोई ग्वांतानामो बे है या अबू गरीब जेल है जहां पे आप आएंगे और आकर लोगों के कपड़े उतारेंगे और फिर उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे। और किस तरह की अजीबोगरीब हरकतें इस बुजुर्ग आदमी के साथ की गई हैं। लगातार उनको धमकियां दी जा रही हैं, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। इसके बावजूद वो कोशिश कर रहा है कि उसको इंसाफ मिले, क्योंकि उसको इंसाफ मिलेगा तो उसको सुकून मिलेगा, वरना ये आदमी ऐसे ही घुट घुट के मर जाएगा और इसका कत्ल हम सबके सर पे होगा। याद रखिएगा, क़यामत वाले दिन आज़म सवाती का हाथ होगा और हम सबके गिरेबान होंगे। जो इस पे बात नहीं कर रहे, जो आज भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज भी जाली फोरेंसिक रिपोर्टें उठा उठा के कह रहे हैं कि फोरेंसिक हो गया, आज़म सवाती की वीडियो जाली निकल आई, ये वाली चीज भी हो गई तो आज़म सवाती बेकसूर है। वो मौलवी जो दाढ़ियां रख के सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आज़म सवाती को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो लोग इस वक्त भी फितना फैला रहे हैं, वो लोग याद रखें कि कपड़े किसी के भी उतर सकते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान दूसरे आदमी को जलील नहीं कर सकता उसके कपड़े उतार कर भी। वो एक जिंदा लाश की तरह बन गया है। बेहिसी और बेबसी की एक तस्वीर बना हुआ है। मुझे बहुत तकलीफ हुई इसको देखकर। और जब इमरान खान साहब की कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वहां से मुझे पता चला कि बिल्कुल एक कॉर्नर के अंदर दीवार के साथ टेक लगाकर यह शख्स चुप करके बैठा रहा। इसने वहां पर भी बात नहीं की। क्या कर दिया एक आदमी को आपने? 75 साल का आदमी है। अपने दादा, अपने नाना, अपने वालिद को याद कर लेते ये करने वाले, तो शायद उनके हाथ कांपते ये जुर्म करते हुए। फिर आप हंस रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वीडियोस बना के। अब आज जो उसने कहा, ये जरा क्लिप आप सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज़म सवाती ने आज कहा। ये सुने आप। अपनी मां से पूछो कि क्या बात है, मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं, मेरा दिल फट रहा था। उसने कहा जरा थोड़ा ठहरो। वो गई, मां को मनाया तो मां ने कहा कि इनके पास मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं, वो सुन रही हैं और उस वीडियो में तुम हो। आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी मां नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूं और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेरी वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न। इससे ज्यादा जुल्म और जबर कोई हो सकता है? हम अपने मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं? एक याद रखिएगा बात मेरी, जब जब किसी के कपड़े उतरेंगे, हमारी कौम के कपड़े उतरेंगे, हम नंगे होते चले जाएंगे। कितना नंगा करना है इस मुल्क को?
कितना रुसवा करना है इस मुल्क को। ये लोग नफरत करना शुरू हो जाएंगे अपने इदारों से और अपने निज़ाम से। लोगों को अपने मुल्क से, अपने निज़ाम से, अपनी रियासत से, अपने इदारों से प्यार करने दीजिए। लोग उनसे प्यार करना चाहते हैं, नफरत मत फैलाइए। लगातार नफरत फैलाई जा रही है इस मुल्क के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ डेलिबरेटली साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की जो एक वाहिद चीज है कि पाकिस्तान के इदारों में और लोगों में एक हमांगी थी, उसको भी खत्म कर दिया जाए। इंतहाई बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की। पूरी कौम को रुलाया जा रहा है, बार बार रुलाया जा रहा है। सबसे मकबूल लीडर को पहले गोलियां मारी गई और प्लानिंग के साथ मारी गई। एक शख्स नीचे से खड़ा होकर मार रहा है, एक शख्स वहां सामने मुबैना तौर पे खड़ा हुआ है, गोलियों पे गोलियां चलती चली जा रही हैं। उसने 8 गोलियां चलाई हैं, और 8 गोलियां तो सिर्फ इमरान खान और उनके एक गार्ड के अंदर से निकल आई हैं। वो जो नीचे खड़ा हुआ आदमी गोलियां चला रहा है, उसने 8 गोलियां चलाई हैं। इतनी गोलियां तो 2 बंदों में से निकल आई हैं, 3 इमरान खान में से निकली हैं, 4 उनके गार्ड में से निकली हैं। बाकी गोलियां कहां से आई? वो जो 13-14 लोग जख्मी हुए, किसी को 2 लगी, किसी को 3 लगी, किसी को 4 लगी, वो लोग कहां से आए? वो गोलियां कहां से आई? इसने तो नहीं चलाई, वो तो कोई और चला रहा था। साइलेंसर वाले हथियारों का जिक्र हो रहा है। लगातार इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई जा रही थी, और अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये मैंने अपनी जिंदगी में कई दफा देखा है। मैं बम धमाकों में बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था, कितना कुछ 7-8 फुट दूर जाके मैं गिरा हूं एक दफा। मुआवजाना तौर पे मैं बच गया, अस्पताल में जरूर रहा लेकिन बच गया। कई दफा गोलियां लगते लगते मैं बचाऊं, दहशतगर्दों की कवरेज करते करते, दहशतगर्दी के वाकयात की कवरेज करते करते, ऑपरेशन की कवरेज करते करते 2 दफा बम धमाकों में जख्मी हुआ हूं, कई दफा गोलियां लगते लगते बचाऊं। तो अल्लाह ताला जो बचाने वाली जात है ना, वो मारने वाले से बहुत बड़ी है। मेरा इस बात के ऊपर ईमान है। इमरान खान साहब को गोलियां लगी, उनका इंटरव्यू आप टीवी पे नहीं चला सकते। पूरे पाकिस्तान की मीडिया को कह दिया गया कि पैमरा में बैन। इमरान खान साहब की ना कोई नई चीज दिखानी है, ना कोई पुरानी चीज दिखानी है। वो बंदा अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहे तो वो भी नहीं दिखाना। और दिखाना किसको है? उसको दिखाना है जो सूट करता है। जिसने इमरान खान साहब पे गोलियां चलाई, उस बंदे के नए से नए इंटरव्यूज करो और उनको टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बार बार दिखाओ। क्या समझा इस कौम को? बेवकूफ समझते हो इस कौम को? ये कौम बेवकूफ नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि इसके पीछे कौन है। अब लोगों को समझ आ रही है कि इस्लामाबाद पुलिस इतनी गंदी कैसे हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के पीछे भी वही है जो पंजाब पुलिस के पीछे। पंजाब पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही। वो जुबैर ने आदि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया, वो कहता पूरे शहर की लाइट आ रही है, सिर्फ थाने की लाइट नहीं आ रही। वो कह रहे जी लाइट आएगी तो एफआईआर करेंगे, हमारी थाने की लाइट बंद हो गई है। वो कहता फिर हमने खुद ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे एक जगह पे, एक तार निकली हुई थी, साथ में एक प्लास पड़ा हुआ था। ऐसे तो उन्होंने थाने की लाइट बंद की हुई थी कि थाने की लाइट ही बंद कर दो, एफआईआर ना देनी पड़े। एक बंदा है उसका नाम आईजी पंजाब निकालना चाहता है, दूसरा बंदा है उसका नाम वजीर आला पंजाब निकालना चाहता है। और परवेज लाई तो आप सबको पता ही है कि इमरान खान के साथ नहीं खड़े, ना मुन्ना सलाई इमरान खान के साथ खड़ा है। ये लोग एक्चुअली इमरान खान के साथी नहीं है, इन्होंने वजारत आला ली है इसके बदले में कि हम इमरान खान का साथ देंगे। अगर तो ये अपने आप को साथी कहते हैं या वाकई ये इमरान खान के साथ थे, तो ये अपने 10 वोटों के साथ आकर इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम पूरे कद से आपके साथ खड़े हैं, हमें वजारत आला नहीं चाहिए। इन्होंने वजारत आला का सौदा किया है। वहां से भी वजारत आला मांग रहे थे, यहां से भी वजारत आला मांग रहे थे। जब यहां से वजारत आला मिली तो पता चला कि कौम की गालियां साथ नहीं पड़ेंगी, अगला इलेक्शन जीतने भी आसानी हो जाएगी, लिहाजा यहां से वजारत आला ले लेते हैं। लेकिन सौदा वजारत आला का ही किया है। तो अगर वजारत आला ही लिए तो फिर किस तरह साथ खड़े हैं? और अब जब खड़े होने का वक्त आया है तो फौरी तौर पर जमीन पर लेट गए हैं। यानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। जुबानी कलामी तो परवेज लाई ने उनके बेटे ने बहुत कहा, लेकिन प्रैक्टिकली जब साथ खड़े होने का वक्त आया दौड़ गए, एफआईआर नहीं दे रहे। 3 दिन हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर गोलियां चली हैं, 4 गोलियां उसकी बॉडी में लगी हैं, 3 जख्म एक टांग के अंदर है बड़े, दूसरी टांग के ऊपर भी जख्म है। वहां पे उनकी जो शिन बून है उसको एक गोली जो है वो टच करके गई है और सामने से उनका गोश्त उड़ा है, तो उनको वहां पे भी चोट लगी है। इसके बावजूद पूरा मुल्क सरापा एहतजाज हो गया, लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसके बावजूद एफआईआर नहीं हुई। बार बार वहां जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दे रही। अपने अफसराने बाला से पूछेंगे। आईजी पंजाब को हटाने का फैसला किया पंजाब हुकूमत ने तंग आकर, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जो ताकतवर है वो ताकतवर है, जो कमजोर है वो कमजोर है, लेकिन यह तब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी। जब जमहूरियत आती है तो फिर अवाम ताकतवर हो जाती है, बाकी सब कमजोर हो जाते हैं, बाकी सारे पीछे रह जाते हैं।
फिर अवाम ताकतवर हो जाती है, अवाम अपने फैसले खुद करना शुरू हो जाती है और अवाम इंसाफ खुद हासिल करती है और इंसाफ उस मुल्क में होता भी है और होता हुआ दिखाई भी देता है। बहरहाल इमरान खान साहब का मना कर दिया गया मीडिया में आना, इसको चैलेंज किया जाएगा अदालत में। अदालत इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैक्सिमम एक रिलीफ दे देगी कि यार क्यों आपने मना किया है, एक लीडर है उसको बोलने की इजाज़त दी जाए। तो जब उसको बोलने की इजाज़त दी जाएगी तो इस पे सारे वाहवाकारी करेंगे कि अदालत ने कमाल काम कर दिया। लेकिन क्या किसी अदालत को आज़म सवाती की चीखें सुनाई दे रही हैं? क्या किसी अदालत को आज़म सवाती की बीवी और उनकी बेटी उनका रोना सुनाई दे रहा है? क्या किसी अदालत को आज़म सवाती की, यानी वो एक कमरे में गए कोयटा में और जुडिशरी से मुंसलिक है वो जगह, वहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम के साथ क़याम किया, वहाँ वीडियो बना ली। कैसी बेशर्मी वाली बात है कि मियाँ बीवी की वीडियो। उसके बाद जब उनको पकड़ा उनकी नंगी वीडियो बना ली, फिर उसमें से एक जाली वीडियो भी बना दी। फिर ये वीडियो उनकी फैमिलीज़ को दे रहे हैं। फिर उनमें से एक वीडियो जो जाली बनाई उसका अपने तौर पे फर्जी करके कह रहे हैं जाली है। वैसे लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे, कितना बेवकूफ़ समझते हैं आप? एक आदमी की कितनी और तजलील करनी है सिर्फ इसलिए कि वो इंसाफ मांग रहा है, उसको इंसाफ दीजिए। और जो उसको इंसाफ दे सकता है सबको पता है, जनरल कमर जावेद बाजवा वही इंसाफ दे सकते हैं और कोई इंसाफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान में किसी इदारे में इतना दमखम नहीं है कि वो इंसाफ देने की बात करे। सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इंसाफ दे सकते हैं। आज़म सवाती साहब जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं उन पे, अब मुझे भी अगर इंसाफ देना है तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब दे सकते हैं। उन तमाम तकालीफ का, उन तमाम चीज़ों का जो मैंने उठाई हैं। अगर अरशद शरीफ साहब की तकालीफ की बात करनी है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बुला लें, हमें सुन लें, बाकी लोगों को सुन लें, जो सबूत मौजूद हैं वो देख लें, सारी चीज़ों को देखें, पता करें कि कौन था इसके पीछे जिसकी वजह से हमारे भाई को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। फिर उसको दुबई से किसने निकलवाया, फिर वो किस हालत में बेचारा इतना नफीस आदमी जंगल में पड़ा हुआ था, 2 महीने से दिल का मरीज़ है वो, जंगल में पड़ा हुआ था, जंगल के अंदर से बैठ के बात करता था। फिर बात क्या करता था? पाकिस्तान जिंदाबाद। बात क्या करता था? मेरे मुल्क में मेरे लोग वो फैसला करेंगे। बात क्या करता था? गुलामी नहीं करेंगे, आज़ाद रहेंगे। बात क्या करता था? मेरे लोगों की, अपने लोगों की। बात करता था पाकिस्तान की, बात करता था पाकिस्तानियों की। यही बात करते करते मारा गया। कौन है जिम्मेदार? कौन देगा इंसाफ? इस मुल्क में ऐसे इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ ऐसा लगता है कि शायद किसी इनकलाब का इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल आज़म सवाती साहब के इंकशाफात के बाद तो आज सर झुक गया है। पता नहीं इस आदमी का ये कौम कैसे सामना कर पाएगी, ये इदारे कैसे सामना कर पाएंगे जिनके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है। यानी पोतियों के सामने, बच्चों के सामने, पता नहीं किस तरह वो आदमी अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेगा। वो तो पहले ही टूटा हुआ था जो आपने उसके साथ तन्हाई में किया था। अब तो इसके बाद तो सूरत हाल ऐसी है बेचारे की कि वो अपनी फैमिली के अंदर भी कहाँ जा सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फुल बेंच बना दिया जाए इसके ऊपर, सारी अदालत अरशद शरीफ साहब के मामले पे और इस पे कर ले। तो आज़म सवाती और अरशद शरीफ साहब का जो मामला है, वाकई पूरी की पूरी अदालत बैठे और बैठकर फैसला करे, वहाँ पे बुलाया जाए, फुल कोर्ट बैठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस बैठे और इस डर को अब तोड़ा जाए। क्योंकि देखिए फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है, वो बड़ा ट्वीट अहम है इस मौका के ऊपर, और उस ट्वीट को अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत सारी गेम समझ आती है। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का इस वक्त अगर शुक्रिया अदा ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। वो हर मौका के ऊपर हक के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो पीडीएम का हिस्सा है। आज़म सवाती साहब का ये क्लिप चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमान के मुंह पर तमाचा है। कभी सोचा भी ना था कि हमारी इंटेलिजेंस वाले इस हद तक बेगैरत हो जाएंगे और हमारी दीनी, माशरती, इखलाकियात की इस तरह धज्जियां बखेर देंगे। किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं, खुदा की लानत हो उन लोगों पर। ये लिखा है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। इनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट तो नहीं है, लेकिन इस पे 1,82,000 फॉलोअर्स हैं और उस पर फ़र्जुल्लाह बाबर साहब को भी इन्होंने रीट्वीट किया हुआ है और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इनको फॉलो भी करते हैं, जो तगड़े लोग हैं। उसके अलावा कुछ और ट्वीट्स भी किए हैं इन्होंने, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, और इनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हक का साथ देना चाहते हैं या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। लेकिन PMLN के अंदर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अभी तक आवाज़ उठाई हो।
हमाद अदर साहब ने कहा कि आज सादिक संजरानी को सिर्फ इस्तीफा नहीं देना चाहिए बल्कि डूब मरना चाहिए। ये हमाद अदर साहब ने लिखा है। फवाद हुसैन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि गोया सुप्रीम कोर्ट के गेस्ट हाउसेज मुकम्मल तौर पर खुफिया कैमरों की जद में है। वजीर आजम के दफ्तर से लेकर आला अदलिया के जजेस साहिबान की प्राइवेट वीडियोस बनाई गई हैं। ये अलमनाक सूरत-ए-हाल है, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। इसमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने जब स्टैंड लिया तो अब उन्होंने कहा कि उनको राब्ता भी किया गया है। उनकी ट्वीट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्रिगेडियर फ्रॉम ISI दैट दे हैव got nothing to do with this video and it was prepared on dark web. Told him to convince Senator Swati, not me. I stand by my colleague the way army stood by Major General Faisal Nasir. उन्होंने कहा जी मैं अपने कुलीग के साथ खड़ा हूँगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्मी मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ खड़ी है। मुझे एक ब्रिगेडियर ने फोन करके कहा कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये डार्क वेब के ऊपर तैयार हुई है। Also reminded him that I was the one who discovered cameras in Senate elections when सैंक्टिटी ऑफ द हाउस वाज वायलेटेड। उन्होंने कहा मैं ही हूं बंदा जिसने सेनेट के अंदर से भी कैमरे ढूंढ लिए थे जब हाउस की सैंक्टिटी को जो है वो वायलेट किया गया था। सो नो हाउ इट वर्क्स, तो मुझे पता है कि ये कैसे होता है। इफ स्टिल परटर्ब्ड दे आर मोर देन वेलकम टू फाइल एन FIR ऑन मी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो फिर आप मेरे ऊपर एक FIR दर्ज कर सकते हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर के स्टैंड जो है उसकी कदर करनी चाहिए। इन्होंने मेरे से मुलाकात की थी अरशद शरीफ साहब के घर में और उस वक्त भी कंसर्न्स का इजहार किया था जिस सूरत हाल का सामना हम लोग कर रहे हैं। मैं अब तक के लिए इतना ही इस वीलॉग को यहीं पे रोकता हूँ। एक और वीलॉग करते हैं, उसमें कुछ और तफसीलात बताते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपको कहूँ कि पंजाबी की एक कहावत है और मैंने बड़ी दफ़ा सच होते हुए देखी है कि अत खुदादा वैर होता है। बस अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।